नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो सबसे ज़्यादा टाइम्स में सबसे ज़्यादा बार उन्होंने सीएम पद की शपथ लेने वाले वो भारत के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। उनके साथ ही कुछ मंत्रिमंडल यानी कुछ मंत्रियों ने भी शपथ ली। 26 मंत्रियों की शपथ हुई है और इस मंत्रिमंडल में कुछ नए नाम भी हैं। उन नामों पर चर्चा करेंगे कि आखिर में किस आधार पे ये नए मंत्रियों ने शपथ ली है, बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि नीतीश का ये पूरा जो 26 लोगों का मंत्रिमंडल है, इसका पूरा आधार आखिर है क्या, और साथ ही बात करेंगे कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दोबारा रिपीट क्यों किया गया इनको एज ए डिप्टी सीएम के पद पर। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ही क्या आखिर में बीजेपी के यही दो बड़े नाम थे, या बीजेपी इसके पीछे कुछ तो एम रख रही है और बीजेपी का उद्देश्य क्या है? बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर। नया मंत्रिमंडल का विस्तार तो बाद में होगा, लेकिन जो फिलहाल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें श्रेयसी सिंह हो गए, चाहे दूसरे और भी जो नाम हैं वो हैं, तो इस पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जरा बताइए कि क्या है। और उससे पहले आप बताइए कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये जो दो नाम हैं दोबारा रिपीट क्यों हुए हैं? देखिए अंकित, ये जो सवाल है इसको इस तरीके से समझना होगा कि बीजेपी जो पिछले 3 बार से उप मुख्यमंत्री लगातार बदल रही थी, वो बीजेपी दोनों उप मुख्यमंत्री को क्यों सामने रखी। और उसके बाद आप ये पाएंगे कि सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ी चर्चा चली कि सम्राट चौधरी बड़ा क्लोज फाइट में है। सम्राट चौधरी बहुत कन्विंसिंगली जीते। आपने सुना होगा विजय सिन्हा के बारे में भी बड़ी चर्चा उड़ी कि विजय सिन्हा हार रहे हैं, और विजय सिन्हा भी कन्विंसिंगली जीते, लगभग 25,000 से जीते। तो इन दोनों फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही क्यों। मुझे तभी दिखाई पड़ गया था अंकित, जब प्रधानमंत्री भारी भरकम मैंडेट के बाद जब दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में पहुंचते हैं और वो नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम लेते हैं, आपको याद होगा। और तो इस बात को आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सिरमौर हैं, वो इन दोनों नेताओं के काम को एक्नॉलेज करते हैं। नीतीश चेहरा थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन दो नेताओं की भी क्या भूमिका रही उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ये दो किस जाति से आते हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज का सरकारी डेटा पर अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि भाई ये सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं उसकी संख्या 4.26% है, बिल्कुल, और ये यादव के बाद है। अब आप समझिए कि 14% के आसपास यादव, 4% से थोड़ा ज्यादा कुशवाहा। पार्टी ने पहले यादव जाति पर भरोसा दिखाया, बड़े बड़े नेताओं को सामने रखा। नंद किशोर यादव थे, नित्यानंद राय थे, और इवन रामकृपाल यादव को भी आगे बढ़ाया। लेकिन पार्टी जिस तरीके से ये सोचती थी कि उसे सफलता मिलेगी, नित्यानंद राय ने बेहतर संगठन खड़ा किया। ये नित्यानंद राय ही हैं जो सम्राट चौधरी को भाजपा में लाए, इस बात को भी आप जान लीजिए। और उसके बाद पार्टी का परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि कोयरी समाज जो भाजपा का परंपरागत वोटर नहीं रहा है, इस बात को आप जान लीजिए। हाँ। लोकसभा में भी लालू प्रसाद ने माइक बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब आप विधानसभा में देखेंगे तो एक तरफ बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे रखा, चेहरा बना करके रखा, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में बीजेपी लेकर के आई। आपको याद होगा कि जब राज्यसभा के नॉमिनेशन की चर्चा भी नहीं थी, तभी उपेंद्र कुशवाहा के नाम को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये राज्यसभा जा रहे हैं, और राज्यसभा वो चले भी गए। अब कुशवाहा समाज को यह दिखाई पड़ता है कि भाई हमारे दो बड़े चेहरे, दो बड़े नाम जिसको बीजेपी लगातार पुरस्कृत करती रही है, तो आखिरकार हम इसको वोट क्यों ना दें। इसलिए आप देखेंगे कि जो विक्ट्री मगध में हो रहा है, शाहाबाद में हो रहा है, या कई जिले भागलपुर में हो रहा है, बांका में हो रहा है, मोतिहारी में हो रहा है, उसको देख करके आप कह सकते हैं मुंगेर में हो रहा है,
उसको देख करके आप कह सकते हैं कि किस तरीके से कुशवाहा समाज ने जम करके वोट किया किसके पक्ष में, तो बीजेपी के पक्ष में। और अगर मैं कुछ सर्वे की बात करूं तो कई सर्वे ने यहां तक कहा है कि 71% कुर्मी और कोयरी ने मिल करके वोट किया एनडीए के पक्ष में। तो जरा सोचिए, कुर्मी का बड़ा चेहरा कौन, नीतीश कुमार, कोयरी का के दो बड़े चेहरे सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा। आबादी के हिसाब से यादव के बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या किसका, तो कुशवाहा समाज का। तो भाई बीजेपी क्यों सम्राट चौधरी को बदलेगी, जरा इस बात को समझ लीजिए। और सम्राट चौधरी को बदलती तो निश्चित तौर पर मैसेज गलत जाता। भाई उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेता तो है नहीं, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता है। उनको राज्यसभा की सीट दे दी गई, उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया। आपको मालूम है दीपक प्रकाश ना विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन जातीय संतुलन बनाना है तो भाई उपेंद्र कुशवाहा जिसको चाहते थे उनको मंत्री बना दिया गया। जहां तक सवाल है सम्राट चौधरी का, तो बीजेपी अब समझ चुकी है कि यादव के बाद का जो समाज है कुशवाहा, उसकी संख्या ज्यादा है और उसके बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करती रही है। तो सम्राट चौधरी को इसका इनाम मिल गया। अब आप देखिए, इनाम मिलने की और भी वजह है। 2020 का अगर आप आंकड़ा देखें तो आप ये पाएंगे कि 2020 में मगध में 47 सीट है, सिर्फ 18 जीत पाई थी। इस बात को जान लीजिए। और 2025 में ये आंकड़ा 40 पहुंच जाता है। मतलब 25 का फायदा हुआ, 22 का फायदा हुआ। अगर हम इसको देखें तो 22 का फायदा हुआ। अगर आप शाहाबाद में देखें तो एनडीए 19 पर पहुंच गई है, 2020 में 2 पर ही सिमट गई थी। तो 17 सीट का फायदा हुआ। मतलब 17 सीट का फायदा होता है, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि कुशवाहा समाज ने बढ़ चढ़ करके किसको वोट किया, एनडीए को वोट किया। और इसलिए मगध और शाहाबाद में एनडीए का जोरदार परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। आप लोकसभा चुनाव याद करिए, एक औरंगाबाद की सीट पर क्रिएट किया गया कंफ्यूजन, बीजेपी को 4 सीटों पर हरा दिया। बीजेपी बक्सर हार गई, बीजेपी आरा हार गई, बीजेपी काराकाट हार गई, बीजेपी औरंगाबाद हार गई। और इतना ही नहीं, मुंगेर में बड़ा क्लोज मार्जिन से इतने बड़े नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जीत पाए। किसके खिलाफ, तो अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ। तो आपको ये याद होगा कि अनीता देवी से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जीते तो, लेकिन बहुत क्लोज विक्ट्री था। उनसे उम्मीद की जा रही थी जितने बड़े नेता हैं बड़ी विक्ट्री होगी, लेकिन वो जातीय आधार पर लालू प्रसाद ने रणनीति बनाई थी कि चुनाव कराया जाएगा और उसमें वो बहुत हद तक सफल हुए। जबकि अनीता एकदम मोहरे जैसी ही थी, तुरंत शादी करके लाई गई थी, शादी की थी और वो वहां से चुनाव लड़ रही थी। वैसे आपको बता दें, अनीता विधायक बन चुके हैं। हाँ, ये बात आप जान लीजिए। और वो अरुणा देवी के खिलाफ जीत गई हैं, इस बार वारसलीगंज से जीती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की कहानी बन रही हो तो आप समझ सकते हैं कि भाई इस नेता को क्यों बदला जाए, क्योंकि वोटों में असर दिखाई पड़ रहा है। अगर समाज साथ नहीं देता तो शायद पार्टी सोचती कि समाज के नाम पर इनको हमने आगे किया, अब ये उतने इफेक्टिव दिखाई पड़ नहीं रहे हैं, इसलिए क्या किया जाए, तो बदल दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप आ जाइए विजय सिन्हा के नाम पर। विजय सिन्हा को भी लॉयलिटी का इनाम मिला। आप देखेंगे पिछले 35 साल से भूमिहार बीजेपी का कोर वोटर रहा है। बिल्कुल। और एंटी आरजेडी नैरेटिव सेट करने में भूमिहार सबसे आगे दिखाई पड़े। अगर आप अपर कास्ट की बात करेंगे तो, चाहे वो लाठी से लड़ना हो, चाहे नैरेटिव सेट करना हो, तेजस्वी यादव ने जबरदस्त प्रयास किया कि इस बार कम से कम भूमिहारों के विरोध को खत्म किया जाए। और ये तेजस्वी यादव की बड़ी सही रणनीति थी, क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते थे कि ए टू जेड की पार्टी बनाई जाए। भले ही इस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन आप देखिएगा कि अगर इस तरह की कड़वाहट वो कम करने में सफल हो जाएंगे, अगर लगातार इस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, तो कल हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि तेजस्वी यादव कैसे सफल हुए। ये मैं आपको बता सकता हूं। तो अब हुआ क्या, भले ही भूमिहार की आबादी तकरीबन जो सरकारी आंकड़ा कहता है वो 3% है, 2.86% है, लेकिन इसका प्रभाव आप देखेंगे तो कम से कम 30 से 35 सीट पर सीधा दिखाई पड़ता है। सीधा दिखाई पड़ता है।
अब सवाल उठता है कि विजय सिन्हा लखीसराय से हराए जा रहे थे, आप वहां लोकल पत्रकारों को सुनते, वो कह रहे थे विजय सिन्हा हार रहे हैं। कई सारा राष्ट्रीय चैनल भी लोकल पत्रकारों से बात करके विजय सिन्हा को हरा रहा था, पर विजय सिन्हा जीते। और विजय सिन्हा जीते तो उनके काम की तारीफ प्रधानमंत्री ने की। अगर विजय सिन्हा को हटा दिया जाता तो मैसेज ये जाता कि उनका काम लोगों को पसंद नहीं आया। बड़ी जोरदार चर्चा भी चली जब विजय सिन्हा जीते कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो एक मैसेज गलत जाता। और दूसरे किसी भूमिहार चेहरे को आगे लाते तो ये बात भी होती कि इनको क्यों लाया, इनको क्यों नहीं लाया, क्योंकि बहुत लोगों की चर्चा चल रही थी। इसलिए विजय सिन्हा सबसे सुटेबल दिखे, प्रधानमंत्री उनको जानते हैं। आपको याद होगा उनके बेटे की शादी के दरमियान प्रधानमंत्री उनके घर भी गए थे। तो विजय सिन्हा की पहुंच पीएम तक है। और खुद अमित शाह जब लखीसराय पहुंचे थे तो उन्होंने तारापुर में भी कहा था और लखीसराय में भी कहा था कि इनको आप जिताइए, इनको हम बहुत बड़ा बनाएंगे। तो बहुत बड़ा क्या, मुख्यमंत्री तो अब नहीं बना सकते थे क्योंकि वहां पर वैकेंसी है नहीं, तो वापस डिप्टी सीएम का पद दे दिया। अब इसकी कई वजहें भी है जिसको आप देखेंगे तो भाई समाज की लॉयल्टी का इनाम मिला। 35 सालों से भूमिहार समाज बीजेपी के पक्ष में जोरदार बैटिंग कर रहा है। इस बार कई जगह पर ठीक है आरजेडी वोट लेने में कामयाब रही है, आरजेडी का प्रयास शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक बाय एंड लार्ज देखेंगे बड़ी संख्या में वोट किसको मिला, तो बीजेपी को मिला। और इसलिए जो एंटी लालू पॉलिटिक्स जो भूमिहार समाज करता रहा 35 सालों से, इसकी लॉयल्टी बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में दिखाई पड़ती है, उसका इनाम विजय सिन्हा को आगे करके भाजपा ने दिया। क्योंकि बीजेपी हो या अब आरजेडी भी ये मानने लगी है कि नैरेटिव सेट करने में इस समाज का एक बड़ा प्रभाव है, भले ही संख्या कम हो पर नैरेटिव सेट करना ये जानती है। इसीलिए आपने देखा कि आरजेडी ने भी बड़ी संख्या में टिकट दिया। आरजेडी भी सिर्फ भूमिहार ही नहीं, पहले जब राजपूत साथ आरजेडी में रहते थे तो राजपूत समाज के साथ की वजह से आरजेडी ठीक ठाक सीट जीतती थी और सत्ता में भी रहती थी। अब जब बीजेपी पावर में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो राजपूत समाज का भी बड़ा तबका छिटक गया। और ये जान लीजिए इसलिए आरजेडी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होता दिखाई पड़ता है। तो समाज की लॉयल्टी, नेता की लॉयल्टी, इतनी बड़ी विक्ट्री, ये सारा कुछ ये बताता है कि क्यों जीतने में कामयाब रही पार्टी और क्यों इन दो चेहरे को रिपीट किया गया। क्योंकि आपको याद होगा लोग सवाल करते थे भाई 2020 में रेणु देवी बनी, तारकिशोर प्रसाद बने, बाद में उनको पलट दिया गया, 2024 में पलट दिया गया, फिर सुशील मोदी को पलट दिया गया। जब 3-3 उप मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस बार भी था कि ये 2 उप मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। फिर चर्चा ये चली कि सम्राट चौधरी रहेंगे, विजय सिन्हा नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने, मुझे पुख्ता तौर पर पता है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने इंटरवीन किया और ये साफ संदेश दिया कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री होंगे। ईबीसी समाज से प्रेम कुमार को बना दिया गया कि वो स्पीकर बनेंगे ताकि मैसेज ईबीसी समाज में भी क्लियर कट जाए कि प्रेम कुमार ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, जिनके बारे में ये साफ तौर पर कहा जाता है कि भाई 15% वोट इनके पास है, लोग कहते रहे अचेत हैं, सचेत हैं, मूर्छित हैं, नॉट फिट टू रूल हैं, तरह तरह की बात करते रहे, लेकिन जब जब लोगों ने सवाल उठाया है जनता ने जोरदार तरीके से उनके पक्ष में खड़ा होकर के मैंडेट दे दिया है। और आपने परिणाम लोकसभा में भी देखा है, आपने परिणाम विधानसभा में भी देखा है। इसलिए इन दो चेहरे को रिपीट कर दिया गया। अब और आगे बात आपसे करना हम चाहेंगे। दरअसल अगर सम्राट चौधरी को हटाते तो प्रशांत किशोर की मॉरल विक्ट्री होती, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जबरदस्त तरीके से सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया। इसलिए आप देखिए बीजेपी ने यह भी रणनीति प्रशांत किशोर का फेल कर दिया। दूसरी बात आप देख लीजिए, दिलीप जायसवाल मंत्री बन रहे हैं, दिलीप जायसवाल पर क्या क्या आरोप नहीं लगाया, लेकिन बीजेपी दिलीप जायसवाल पर भी भरोसा जता रही है। मेरा एक सवाल जरूर है, मैं ये सवाल फिर से करना चाहूंगा कि क्या ऐसे
दिलीप जायसवाल पर जो करप्शन का आरोप है और तरह तरह का आरोप जो ये प्रशांत किशोर लगाते हैं, उसकी सत्यता क्या है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और पब्लिक ऑफिस में कोई बैठता है तो कम से कम उसका चेहरा जरूर साफ होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी विक्ट्री है, इन तमाम चीजों को पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। और ये सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं किया, बल्कि आप देख लीजिए जेडीयू ने भी किया। अशोक चौधरी पर भी तो बहुत बड़ा नाम था ना, अशोक चौधरी मंत्री बने। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सवाल कई हैं। मुझे लगता है प्रशांत किशोर खुद ये बात कहते भी हैं कि अब चूंकि सवाल किया नहीं जा रहा क्योंकि विक्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि इस विक्ट्री के पीछे ये नाम तो जरूर है जिनके ऊपर आरोप लगे, इन पर कोई जांच या तमाम चीज़ें जो भी प्रक्रिया नहीं हुई, जबकि होना चाहिए, फेयर तो यही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे क्या ऐसा कभी इससे पहले कभी हुआ कि 10,000 रुपये जो आना था, तो जब आचार संहिता लागू हुई उसके बाद और टिल इलेक्शन की डेट तक महिलाओं के अकाउंट में पैसा आता रहा। मतलब ये था कि अब इनकी जो बहना योजना है या जो भी है, वो लोग जा के जिनके अकाउंट में नहीं आया उनको भी कन्विंस कर रही हैं कि देखो उसके अकाउंट में कल आया था, उसके अकाउंट में परसों आया था, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारे में भी आएगा, फिर 2 लाख रुपए आएगा। तो वो बता रहे थे कि ये इलेक्शन ही फेयर नहीं है। और बोल रहे हैं कि एक विधानसभा में अगर 60,000, 55,000, 60,000 टाइप के अगर लोगों को 10-10 हज़ार रुपये बेचा जाएगा तो ये तो बहुत लार्ज लेवल पे एक तरीके से खरीदारी हो गई पूरी तरीके से वोटों की। और इसका जाहिर सी बात है कि अगर 60,000 लोगों को एक विधानसभा में आएगा तो वो चुनाव तो जीतेगा ही। तो वो एकदम से इस पे आ गए प्रशांत किशोर की ये जो नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये भेजा है सबसे बड़ा फैक्टर यही है और इसी से उनकी जीत हुई है। नहीं, चलिए, एनालिसिस में बहुत तरह की बात आती है। मुझे लगता है और भी बहुत सारा फैक्टर है जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर क्या क्या करना चाह रहे थे और वो बाद में डाइल्यूट होता हुआ दिखा। शुरुआत में लगा कि वो करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर हैं, लेकिन चुनाव से 1-1.5 महीने पहले वो सारी करप्शन की बातें जो है वो पीछे हटने लगी। वो कहीं फिर प्रशांत किशोर उस मुद्दे पर डटे नहीं रहे। अब ये उनकी रणनीति थी या उन्हें क्या समझ में आई, ये बात तो शायद वही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन बहरहाल अभी की जो स्थिति है उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि जिस तरीके से तमाम नाम जिनको प्रशांत किशोर ने टेंटेड घोषित किया था वो सब बड़े चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया था। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी पर 2 तरह के आरोप थे। एक उनके डिग्री को लेकर के था, दूसरा ये था कि वो जो 7 लोगों की हत्या हुई थी उसमें वो आरोपी थे। लेकिन जनता की अदालत ने इस बात को अप्रूव नहीं किया। इस बात को आप जान लीजिए, फाइनली जनता की अदालत भी बड़ी चीज होती है। दूसरा आप देखेंगे तो आपको ये साफ नजर आएगा कि मंगल पांडे को लेकर के प्रशांत किशोर ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मंगल पांडे भाई मंत्री हैं। उसके बाद आप देख लीजिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल को लेकर के भी प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ कहा। डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद आप आ जाइए अशोक चौधरी मंत्री बनाए गए हैं। तो ये सारे लोग वो जिनको जनसुराज दागदार बता रही थी, कोर्ट ऑफ लॉ में घसीटने की बात कर रही थी, परसेप्शन लगातार बिगाड़ने का काम कर रही थी, या आप कह लें उनके शब्दों में वो सच उजागर कर रही थी, लेकिन जनता की अदालत में सही तरीके से ये मैसेज नहीं गया और ये सब लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पुराने नीतीश कुमार को आप देखें तो किसी भी मंत्री पर आरोप लगता था तो नीतीश कुमार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार या बीजेपी इन तमाम लोगों को शामिल कर रही है। तो एक बात बहुत साफ है कि प्रशांत किशोर के किसी भी आरोप को बीजेपी हो या जेडीयू हो उसने थोड़ा भी नहीं सुना है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। और इतने भारी भरकम मैंडेट मिलने के बाद एक चीज बहुत साफ हो गया है कि भाई प्रशांत किशोर को जनता ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। जनता का कोई दबाव एनडीए पर है नहीं, इसलिए इनको मंत्री बना दिया गया है। तो ये चीज बड़ा पिक्चर क्लियर है। जाति की लॉयलिटी, समाज की लॉयलिटी, उसके बाद जातिगत संतुलन, इसको प्रमुखता से आगे रखा गया है और एनडीए ने इन सब लोगों को
मंत्री बनाया है। अब आप ये देखेंगे कि भाई 10वीं बार सीएम क्यों बने, ये भी बहुत साफ है। बहुत तरह की बात उठ रही थी ना कि सीएम ये नहीं बनेंगे, बने सीएम, और सीएम बने तो भाई ये सारी बातें खारिज कर दी गई कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। भाई वो तो एक कोरम होता है, उसको पूरा कर दिया गया। कल ही हो गया ये सारा कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार होंगे और 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। अब आ जाइए कि भाजपा कोटे से आप देखेंगे कि नए कौन कौन से चेहरे हैं, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए रामकृपाल यादव मंत्री बनाए जा रहे हैं। दरअसल दानापुर से बीजेपी का जीतना एक बहुत बड़ी जीत है, और खास तौर पर ये एक लौता ऐसी सीट है जिसमें प्रचार करने खुद लालू प्रसाद यादव निकले। रीतलाल यादव जेल में बंद है, बाहुबली कहे जाते हैं, और उनका एक फियर फैक्टर भी है उस इलाके में, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट दिया और उनके विरोध में रामकृपाल यादव को खड़ा किया। पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव रामकृपाल यादव हार गए थे, मीसा भारती ने उनको चुनाव हरा दिया। मीसा भारती लालू प्रसाद की बड़ी बेटी है। रामकृपाल यादव को एक बार फिर से पुरस्कृत करके बीजेपी ने बड़ा साफ संवाद कायम करने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, बड़े पद को संभाल रहे हैं, तो भाई रामकृपाल यादव को भी बड़ा मंत्रालय मिलेगा। यादव समाज को भी अपने साथ लाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, और वो जो इलाका है पाटलिपुत्र वाला, फतुहा, दानापुर, इन सब इलाकों में यादव समाज को कैसे अपने साथ जोड़ा जा सके, इसका प्रयास बीजेपी करती हुई दिखाई पड़ रही है, और इसमें बीजेपी बहुत हद तक सफल भी हुई है। इस बात को आप जान लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 नए मंत्री और शामिल हुए हैं। एक शामिल हुए संजय सिंह टाइगर। संजय सिंह टाइगर का परिचय, सबसे बड़ा परिचय इसलिए देना जरूरी है, वैसे ये पेशे से बड़े ठेकेदार हैं और ये एलजेपीआर से जीते हैं, और इनकी जीत कहां से हुई है तो महुआ से। हराए किसको हैं तो लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव को। तो समझ लीजिए तेज प्रताप यादव को हराना, राजपूत समाज से आना, और उसके बाद संजय सिंह टाइगर का महुआ से चुनाव लड़ना, क्योंकि ये लोकसभा में भी टिकट चाहते थे। इस बात को आप जान लीजिए, लोकसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन चूंकि ये महुआ से विजय हुए तो इनको सीधा सीधा मंत्री बनाया गया। उसके बाद माफ करिएगा, संजय सिंह ये जो महुआ से जीते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, उसके बाद आप देखिए बहुत लोगों का चर्चा था कि वो मंत्री बनेंगे। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी में आप देखेंगे श्रेयसी सिंह को मौका मिला। श्रेयसी सिंह जमुई से जीतती हैं। श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। दिग्विजय सिंह, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ये वो लोग हैं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, जिन्होंने समता पार्टी बनाया था और लालू प्रसाद के खिलाफ ओबीसी में एक बड़ा मोर्चा खोला था। समता पार्टी ही बाद में जेडीयू में कन्वर्ट हुई, और ये जो दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार से नाराज हुए थे और फिर वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पार्टी के भीतर जबरदस्त लड़ाई हुई थी, वो सारी बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन आप जान लीजिए दिग्विजय सिंह बांका से चुनाव लड़ते थे, बड़े नेता थे, रेल राज्य मंत्री भी रहे। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री होते थे। जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की थी, लोग उनको दादा प्यार से बुलाते थे, सम्मान से बुलाते थे। उनकी बेटी श्रेयसी सिंह है, इनका भी एक पहचान है, इस बात को आप जान लीजिए। ये इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल में इनाम भी जीता है, पदक भी जीता है। बीजेपी ने इनका सही तरीके से, चूंकि ये राजनीतिक परिवार से आती हैं, बीजेपी ने पिछली बार भी इनको जमुई से चुनाव लड़ाया और ये चुनाव जीती। श्रेयसी सिंह पे मैं इसीलिए और भी थोड़ा सा उत्सुक, हमारे दर्शक भी होंगे जानने के लिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है और बिहार में जिस तरीके से महिलाओं ने पूरा सपोर्ट, बड़े लार्ज मतलब स्केल पे सपोर्ट किया बीजेपी को, एनडीए को, ऐसे में बीजेपी के पास अभी महिला चेहरा उतने है नहीं।
प्रोमिनेंट की जो आगे फ्यूचर में चेहरा बन सके, उसमें क्या ये लगता है कि बीजेपी इसलिए भी श्रेयसी सिंह पर इन्वेस्ट करना चाह रही है कि आगे वो एक महिला लीडर के तौर पे उनके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? चेहरे के तौर पे, विधायक के तौर पे तो ठीक है, 1-2 विधायक वो जिता लेंगे, 4 विधायक जिता लेंगे, लेकिन स्टेट के लेवल पे देखिए, अगर आप श्रेयसी सिंह की बात करें तो यंग हैं, डायनेमिक हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ी हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, राजनीतिक घराने से आते हैं, रिस्पेक्टेबल परिवार है, और आप इनको बोलते सुनेंगे, आपको याद बढ़िया होगा बोलते कि हैं, हम इंटरव्यू लोगों ने में बेगूसराय में इनको आमंत्रित भी किया था, हमारे TV9 बैठक की ये गेस्ट भी थी। तो आपको ये उनकी बातों से ये बहुत साफ दिखाई पड़ा कि सिर्फ वो प्लेयर ही नहीं है, बल्कि बहुत सुलझी हुई आप कह सकते हैं कि महिला भी, राजनीति में लंबी और प्लेयर साबित राजनीति हो में सकती हैं। लंबा खेलने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत करती हुई दिखाई पड़ी इस चुनाव के दरमियान भी, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक राजनीतिक घराने से होने की वजह से उन पर राजनीति थोपी गई है, ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता। और खास तौर पर जमुई जैसे इलाके से दोबारा जीतना आसान काम नहीं है, इस बात को भी आप जान लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि श्रेयसी सिंह, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, राम कृपाल यादव, ये सारे बीजेपी के नए चेहरे, इस बात को आप जान लीजिए। वो जो मैं बात कर रहा था संजय सिंह का, कई संजय हैं तो कंफ्यूजन होता है, वो जो संजय सिंह हैं वो एलजेपी से जीते हैं, और एलजेपी से 2 संजय मंत्री बन रहे हैं। एक संजय पासवान है जो कि बखरी से विधायक हैं, उनकी बात हो रही थी कि भाई वो, और संजय सिंह टाइगर भोजपुर के आरा से जीते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। मैं थोड़ा दर्शकों को करेक्ट कर दूं, संजय सिंह भोजपुर के आरा से जीते हैं, पहले वो संदेश विधानसभा से विधायक बने थे। मैं फिर से करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने गलत बोला, संजय सिंह टाइगर एलजेपी आर से नहीं बल्कि बीजेपी से। संजय सिंह टाइगर बीजेपी से हैं, आरा से जीते हैं, भोजपुर के आरा से, और वो कहा जाता है कि जमीन से जुड़े नेता है, इसलिए बीजेपी ने उनको पुरस्कृत किया है। अरुण शंकर प्रसाद मधुबनी की खजौली सीट से आते हैं। इसी तरह रमा निषाद मुजफ्फरपुर की औराई सीट से जीती। अब देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव भी कौन जीता? डॉक्टर राजभूषण चौधरी। किस समाज से आते हैं? निषाद समाज से। डॉक्टर राजभूषण चौधरी को मुकेश सहनी के सामने बीजेपी ने खड़ा करने का प्रयास किया, जेडीयू ने मदन सहनी को खड़ा किया। तो आप समझ लीजिए कि इनको फिर से जो मुजफ्फरपुर की औराई सीट है वहां से रमा निषाद जीती हैं, और इनको क्या बनाया गया? तो इनको मंत्री बनाया गया। और ये अजय निषाद की पत्नी है। अब इंटरेस्टिंगली देख लीजिए, ये अजय निषाद पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उससे पहले ये बीजेपी से सांसद थे, और ये जो रमा निषाद हैं उनको मुजफ्फरपुर की औराई सीट दे दी जाती है, और राम सूरत राय जो कि अभी तक मंत्री थे उनका टिकट काट करके इनको मौका मिला है। और चुनाव से ठीक पहले अजय निषाद, जान लीजिए, अजय निषाद किस में लौटे? फिर बीजेपी में लौट गए। 24 में चले गए थे कांग्रेस में, और चुनाव से पहले बीजेपी में लौट गए। पत्नी को औराई से टिकट दिलवा दिया, और पत्नी औराई से जीत जाती हैं और मंत्री भी बन जाती हैं। लखेंद्र कुमार वैशाली जिले के पातेपुर सीट से जीते। तो ये जान लीजिए, इनको भी मंत्री बनाया गया है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये नित्यानंद राय के बहुत करीब हैं। अब आ जाइए, एलजेपी आर से कौन कौन मंत्री बना है? तो संजय कुमार बखरी से जीते हैं बेगूसराय से। अब बेगूसराय से 2 मंत्री बन रहे हैं, एक संजय पासवान और दूसरे कौन बन रहे हैं? सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से चुनाव जीते। बछवाड़ा में कौन एक दूसरे के सामने था? तो कांग्रेस से गरीबदास और कम्युनिस्ट से अवधेश राय, दोनों लड़ते रह गए, सुरेंद्र मेहता जीत गए। और बखरी से संजय पासवान जीत गए। संजय पासवान को लेकर के ये कहा जाता है कि साफ सुथरा छवि है, फाइटर हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, हर जात का इनको वोट मिला है, और चूंकि ये पासवान समाज से आते हैं, एलजेपी आर का कोर वोट बैंक
पासवान समाज है, इसलिए इनको मंत्री मंत्री बनाया गया है। और जो मैं आपको कह रहा था कि महुआ सीट से जीतने वाले संजय कुमार, इसलिए फिर से मैं यहां पर अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, आरा से जीतने वाले संजय सिंह टाइगर है और महुआ से जीतने वाले संजय सिंह हैं। संजय सिंह टाइगर जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको बीजेपी ने अपने कोटे से मंत्री बनाया है। और यहाँ महुआ से जीतने वाले संजय सिंह अलग हैं, ये इनको पूंजीपति कहा जाता है और ये इन्होंने तेज प्रताप यादव को हराया है। तो एलजेपी-आर से दो नए मंत्री जो बने हैं, वो दोनों संजय हैं, एक राजपूत समाज से आते हैं और दूसरे पासवान समाज से आते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए दीपक प्रकाश जो मंत्री बने हैं, वो कौन है देख लीजिए। वो दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इनको मंत्री बनाया है। आने वाले 6 महीने के भीतर इनको किसी भी सदन का सदस्य इसको बनना 6+1 करके देखा जा सकता है। फिर 6 सीट तो उपेंद्र कुशवाहा ने लिया था, जिसमें से 4 जिताए। अब एक बेटा यानी कि इनको विधान परिषद में हो सकता है भेजेंगे, तो और मंत्री भी बनाया गया। ये कह सकते हैं ना कि अब तो 7 विधायक एक तरीके से हो गए उपेंद्र कुशवाहा के। देखिए इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर आप देखेंगे तो ये काम मांझी ने भी किया, उनके भी बेटे विधान परिषद में अलग से गए। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा मंत्री बनाया गया है। रामकृपाल यादव राज्य में पहली बार मंत्री बने हैं। पूर्वी चंपारण की मोतिहारी सीट से विधायक प्रमोद कुमार और पश्चिमी चंपारण की नौतन सीट से एमएलए नारायण प्रसाद को दोबारा मंत्री बनाया गया। दोनों दोबारा मंत्री बनाए गए हैं। और दिलीप जायसवाल को, जो कि पिछली सरकार में मंत्री तो नहीं थे लेकिन पहले मंत्री रह चुके हैं, उनको भी फिर से एंट्री दिया गया है। तो सामाजिक संतुलन कायम करने का प्रयास किया गया है। साथ ही अलग अलग पार्टी ने जिसका नाम आगे रखा है उसको मंत्री बनाने का प्रयास किया है। ओवरऑल आप एनडीए का जो ये फॉर्मूला देखेंगे उसमें आप ये पाएंगे कि कैसे घटक दलों में सामंजस्य स्थापित किया जाए और साथ ही साथ जातीय संतुलन कैसे बरकरार रखा जाए, इसका प्रयास एनडीए करती हुई दिखाई पड़ रही है। उसमें कहीं भी आरोप जो लगे हैं, जो किसी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, उसको बहुत जगह जो है एनडीए ने नहीं दिया है। मैं एक बार अपने दर्शकों को एक फ्लो में पूरा जितने भी मंत्री हैं और किन सीटों से आते हैं मैं एक बार वो भी गिना देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीच बीच में एक एक करके हमने चर्चा किया तो कईयों को हो सकता है कि वो मिस हो जाए। तो जो नीतीश कुमार का नया मंत्रिमंडल है, पहला तो ये सबको क्लियर है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से मुंगेर जिले से आते हैं। विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के हैं, लखीसराय विधानसभा सीट है और लखीसराय उनका जिला है। फिर आते हैं विजय कुमार चौधरी, ये जदयू से हैं, जदयू कोटे से हैं और सरायगंज विधानसभा सीट है इनका, समस्तीपुर जिले में से आते हैं। विजेंद्र कुमार यादव हैं इस नाम में, तो विजेंद्र कुमार यादव जो हैं वो जदयू कोटे से हैं और सुपौल विधानसभा सीट है, सुपौल जिले से आते हैं। श्रवण कुमार जदयू से मंत्री बनाए गए हैं, नालंदा विधानसभा सीट के हैं और नालंदा जिले से आते हैं। मंगल पांडे बीजेपी के हैं, सिवान विधानसभा सीट से, सिवान जिला है उनका। दिलीप जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी से हैं, फिलहाल ये विधायक नहीं है और इनको जो है ये बीजेपी से बनाए गए हैं मंत्री। अशोक चौधरी रिपीट हुए हैं, जदयू कोटे से हैं, एमएलसी हैं और मंत्री बनाए गए हैं। लेशी सिंह जदयू कोटे से धमदाहा विधानसभा सीट से इन्होंने संतोष कुमार को हराया और सपा के जो आरजेडी के थे और पूर्णिया जिले में इनका आता है। मदन सहनी ये नाम है, ये जदयू कोटे से बने हैं मंत्री, बहादुरपुर विधानसभा सीट दरभंगा से। नितिन नवीन बीजेपी से मंत्री बने हैं, बांकीपुर विधानसभा सीट पटना से। रामकृपाल यादव ये नए मंत्री बने हैं, ये बीजेपी के हैं और विधायक बने हैं। इसके साथ ही संतोष सुमन हम से ये मंत्री बने हैं, सुनील कुमार हैं जदयू से मंत्री बने हैं, मोहम्मद जमा खान जदयू से मंत्री बने हैं, संजय सिंह टाइगर बीजेपी से मंत्री बने हैं और अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी से मंत्री बने हैं। सुरेंद्र मेहता ये भी बीजेपी से मंत्री बने हैं। नारायण प्रसाद बीजेपी से मंत्री बने हैं, रमा निषाद बीजेपी से मंत्री बनी है, लखेंद्र कुमार रोशन बीजेपी से मंत्री बने हैं और श्रेयसी सिंह बीजेपी से, डॉक्टर प्रमोद कुमार जदयू से, संजय कुमार लोजपा आर से, संजय कुमार सिंह लोजपा आर से, दीपक प्रकाश
आरएलएम से जो आपने जिस तरीके से हमने देखा कि मंत्रियों का नाम जब मैं गिना रहा था, और इसमें मैं एक बार और फिर से इस आपको ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूँगा कि जो जातिगत समीकरण है उसमें देखा जा रहा है कि राजपूत समाज से सबसे ज़्यादा 4 मंत्री बनाए गए हैं, भूमिहार समाज से 2 मंत्री, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, वैश्य 2, यादव 2, यादवों को भी 2 रखा गया है, मुस्लिम 1 है, मल्लाह निषाद 2 है, लेकिन दलित 5 है और ईबीसी 1 है। दलितों की जो संख्या 5 मंत्रियों की बनी है, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि अलायंस की वजह से ये संख्या ज़्यादा है, या ये लगता है कि नए उस वोट को इनको ज़्यादा मजबूती से पकड़ना है और बाकी जो ब्राह्मण है या और जो पारंपरिक वोट है उस पर तो ठीक है बाद में ध्यान दे लेंगे? नहीं, देखिए यही सवाल ये उठता है कि भाई जातीय संतुलन तो बरकरार रखना ही था, दलित को कैसे ये लोग इग्नोर कर सकते थे, ये भी बड़ी बात है। 20% आबादी दलितों की है और 2 पार्टी ऐसी है जिसको अगर आप देखेंगे खास तौर पर एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की पार्टी, तो इन दोनों का आधार वोट बैंक तो दलितों का ही है ना। तो अगर इसमें 5 मंत्री नहीं रखेंगे और खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू भी अपने कोटे से मंत्री नहीं रखेगी दलित समाज से, तो इनको फिर से चुनाव तो लड़ना है ना, एक मैसेज भी तो देना है। मैं अपने दर्शकों को चाहूंगा कि उनको ये बता सकूं कि किन किन लोगों की छुट्टी हो गई है। हाँ। अगर आप ये देखेंगे कि नए सरकार में जिन लोगों को जगह नहीं मिली है वो कौन लोग हैं। अब पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को जगह नहीं मिला है, ये जान लीजिए। नीरज कुमार बबलू को जगह नहीं मिला है, छातापुर से, अक्सर वो अपने बयानों के लिए चर्चा में आते थे। केदार प्रसाद गुप्ता को जगह नहीं मिली है, कृष्ण कुमार मंटू को जगह नहीं मिली है। जीवेश मिश्रा जाले से जीते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, जाले में जीवेश मिश्रा का जीतना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उनको भी इस बार मंत्री पद से पुरस्कृत नहीं किया गया। साथ ही साथ महेश्वर हजारी आपको याद होगा कि इनके बेटे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस से चुनाव लड़े, महागठबंधन से प्रत्याशी थे। महेश्वर हजारी मंत्री पद से हटाए जाएंगे इसकी बड़ी चर्चा थी, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई अशोक चौधरी ने महेश्वर हजारी को, माफ करिएगा, अशोक चौधरी महेश्वर हजारी को हटाना चाहते थे, लेकिन विजय चौधरी ने उनको बचा लिया था, जो पार्टी के अंदर का जो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है। लेकिन अब महेश्वर हजारी मंत्रिमंडल में नहीं है, तो समझ लीजिए ये भी दलितों के बड़े चेहरे हैं, लेकिन जेडीयू ने इनको मंत्री नहीं बनाया। उसके बाद आ जाइए राजू सिंह भी मंत्री नहीं बने। राजू सिंह कौन है आप याद करिए, जब इस पार्टी का डिवीजन हुआ था, किसका, मुकेश सहनी की पार्टी का, वीआईपी का, तो राजू सिंह वीआईपी से इसमें आ गए थे, तो राजू सिंह मंत्री नहीं बन पाए। डॉक्टर सुनील कुमार शिक्षा मंत्री थे, वो इसमें नहीं आ पाए। संजय सरावगी जो कि बीजेपी के चेहरे थे वो मंत्री नहीं बने। संतोष सिंह मंत्री नहीं बने हैं। जनक राम कहा जाता है बीजेपी के दलित चेहरे में बहुत इनको ऊपर रखा गया था, ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ शीला मंडल, नीतीश मिश्र, विजय कुमार मंडल, प्रेम कुमार को तो स्पीकर बनाया गया है, हरी सहनी, कृष्णनंदन पासवान, रत्नेश सदा मंत्री नहीं है, जयंत राज के नाम शामिल है। और एक सीट जो चकाई का है, सुमित सिंह, जो मंत्री थे पिछले सरकार में, सुमित सिंह भी चुनाव जीत नहीं पाए, उनकी हार हो गई और वो मंत्री नहीं बन पाए। और जहाँ तक एक और मंत्री है उनको टिकट ही नहीं मिला था, रीगा से विधायक थे, उनका नाम है मोतीलाल प्रसाद, और उनकी जगह बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट मिला। तो ये सारे ऐसे नाम हैं जिनकी छुट्टी हो गई नए मंत्रिमंडल में। और नए मंत्री जो 12 चेहरे जुड़े हैं उनका नाम मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, वो 12 चेहरे हैं। रामकृपाल यादव बीजेपी से, संजय सिंह टाइगर बीजेपी से, अरुण प्रसाद बीजेपी से, रमा निषाद बीजेपी से। और रमा निषाद के बारे में मैंने आपको बताया, अजय निषाद की पत्नी है। अजय निषाद 2024 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर राजभूषण चौधरी के खिलाफ खड़े हुए थे कांग्रेस से, और फिर
2025 विधानसभा चुनाव से पहले रमा निषाद को अजय निषाद ने टिकट दिलवा दिया और आई से जीत भी गई और अब मंत्री भी बन रही हैं। तो देखिए किस तरीके से पार्टी में फ्लिप फ्लॉप हो रहा है और कैसे कभी खुद हार गए तो पत्नी को आगे बढ़ा दिया, ये सब जारी है। तो आगे डॉक्टर संजय कुमार विस्तार से बताएंगे कि ये इस मंत्रिमंडल को बनाने में क्या कुछ ध्यान में रखा गया। बताइए सर। देखिए, मैं जो समझता हूं कि इसमें सामाजिक समीकरण का फिर मैं बता रहा हूं कि पहले ध्यान रखा गया, पहली प्रायोरिटी थी इनका कि कैसे साधा जाए, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सबको साधा जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया। लेकिन किनको मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए और किनको नहीं देनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखा गया। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। 5 एमएलए जीते हैं जीताराम मांझी की पार्टी से। 5 एमएलए में किसी को जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में। इनके बेटे संतोष मांझी एमएलसी, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई चूंकि वो जीताराम मांझी के बेटे हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसका ध्यान रखा गया कि ठीक है, हम के तरफ से जो नाम सुझाया गया उनको ये हुआ। बड़ी चर्चा थी उपेंद्र कुशवाहा की कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री बनाया जाएगा, स्नेहलता कुशवाहा को। लेकिन स्नेहलता कुशवाहा को जगह न देकर के उनके बेटे दीपक प्रकाश, जो किसी सदन के सदस्य नहीं, दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में जगह दी गई कि भाई उपेंद्र प्रसाद के बेटे, अब उनको एमएलसी बना करके एकोमोडेट किया जाएगा। तो मैं देख रहा था कि कैसे हर समीकरण को साधने की। अब आज तो मैं देख रहा था मंत्रिमंडल में वो केवल संजय 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 टाइगर आ गए बीजेपी के तरफ से, और 2 संजय आए लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी से। एक संजय पासवान है और एक संजय सिंह है, और दोनों संजय को वहां जगह दी गई। तो पार्टी ने देखा कि युवा चेहरा है, एनर्जेटिक है, और उसके बाद उनका सोशल इंजीनियरिंग में कितना वो रोल प्ले करते हैं, मैसेज जाता है कि नहीं पीपुल के पास। अब रामकृपाल यादव केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि रामकृपाल यादव लोकसभा के सदस्य रहे हैं पाटलिपुत्रा से। लेकिन नवल यादव बड़े लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे और नवल यादव को जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में, रामकृपाल यादव को जगह दी गई। ठीक है, वो दानापुर से रितलाल यादव को हराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन रामकृपाल यादव का एक ऐसा चेहरा है जो रिकॉग्नाइज्ड फेस है। सब लोग उनका ये करते हैं और उनका अपना एक्सेसिबिलिटी है, वो सब कास्ट से बियॉन्ड है, वो उससे बाहर निकल करके भी लोगों के साथ उनका मिलना जुलना, सबके साथ आत्मीय व्यवहार करना, वो चाहे जिस गठबंधन में हो, जिस पार्टी में हो। तो रामकृपाल यादव को जगह दी गई। और जेडीयू और बीजेपी में कुछ पुराने आजमाए हुए चेहरे जो थे उनको रिपीट किया गया। कुछ लोगों को लेकर के शंकाएं थी, एक तरह का ये प्रिजम्पशन था कि प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे आकर के और आरोप लगाया था, फिर कहा था कि उनको बताना चाहिए। तो कल शाम में मैं था भाजपा दफ्तर के ही अगल बगल में, तो मैंने पूछा कि क्या ये लोग भी रिपीट होंगे, तो कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि भाजपा में इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है कि उनके ऊपर कौन आरोप लगा रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो चाहेगी पार्टी तो उनको फिर दोबारा भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो कुछ वैसे नाम भी जेडीयू के भी हैं, बीजेपी के हैं, जिन पर प्रशांत किशोर जी ने आकर के सीधे सीधे आरोप लगाया था, और लेकिन उस आरोप प्रत्यारोप का भी कोई असर इस मंत्रिमंडल में नहीं दिखा। तो सोशल इंजीनियरिंग, पुराने चेहरे पर दाव, नई जो चेहरे हैं जिसमें युवा और महिला, इसका ध्यान रखा गया। और चौथी चीज कि आप आरोप लगाते हैं नहीं लगाते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टी किन पर भरोसा जताती है। अगर पार्टी को लगता है कि नहीं मंत्रिमंडल में इन्हीं को जगह मिलनी चाहिए, तो पार्टी फिर उन आरोप प्रत्यारोप पर बहुत भरोसा नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। 2 यादव मंत्री बने हैं, विजेंद्र यादव, रामकृपाल यादव। इसका उद्देश्य क्या माना जाए? क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि पारंपरिक वोट है, तो चाहे अब आप देखिए कायस्थ वोट है, कायस्थ बीजेपी को वोट करता रहा है, कायस्थ से एक मंत्री बनाया गया है, ब्राह्मण से एक मंत्री बना है। लेकिन यादव जिसको कहा जाता था कि MY समीकरण है और कुछ भी कहें, लेकिन आरजेडी का सबसे अलाइन वोटर है,
उस समाज से 2 मंत्री बनाया गया है। तो क्या कुछ इसके पीछे उद्देश्य है? क्या कहीं बीजेपी उस रास्ते पे अब कोशिश कर रही है कि हम जो ये 14% 15% जो वोट बैंक है, इसमें कहीं ना कहीं इसके जरिए सेंध मारे और भविष्य मेरा उसमें है, बाकी वोट तो हमारा पहले से है ही जो मिल ही रहा है? नहीं, देखिए, विजेंद्र यादव तो काफी पुराने हैं और इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि विजेंद्र यादव 80 वर्ष के हो गए हैं और इनके टिकट को लेकर के नीतीश कुमार जी को कोई किसी ने इशारा किया कि तो वो नीतीश कुमार जी बड़ा ये हो गए, क्यों विजेंद्र बाबू क्यों नहीं लड़ेंगे? तो विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बड़े भरोसेमंद चेहरे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में जगह मिलने की गुंजाइश पूरी थी उनको लेकर के। हाँ, रामकृपाल यादव का नाम चल रहा था, कोई कह रहे थे कि इनको स्पीकर बनाया जाएगा, नंद किशोर यादव को रिप्लेस किया गया है तो इनको बनाया जाएगा, कोई कह रहे थे कि नहीं स्पीकर तो प्रेम कुमार ही बनेंगे, इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यादव चेहरे इनके पास नहीं है, नित्यानंद राय से लेकर के कई यादव चेहरे हैं, लेकिन रामकृपाल यादव खास करके पटना के लिए एक ऐसे रिकॉग्नाइज्ड फेस हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह देकर के उस समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। और आपके साथ भी कई बार डिस्कशन हुआ था कि मात्र एक ऐसी विधानसभा थी दानापुर, जहां से रितलाल यादव आरजेडी से लड़ रहे थे और लालू प्रसाद जी उनके प्रचार के लिए निकले थे, रूट शो उन्होंने किया था। तो चूंकि रितलाल यादव हारे हैं, लालू प्रसाद जी वहां उपस्थित भी रहे, फिर भी वो सीट को नहीं बचा पाए और रामकृपाल यादव का जो एक चेहरा है उसको लेकर के भी चर्चा थी कि पिछली बार उनको एमपी जीते थे फिर भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, इस बार भी वो चुनाव हार गए थे। तो रामकृपाल यादव पर एक पार्टी ने भरोसा जताया है, देखते हैं। अब बीजेपी जब हिंदुत्व का कार्ड खेलती है तो उसमें तो फिर वो यादव जाति को भी चाहेगी कि हमारे खेमे में आ जाए और उस ध्रुवीकरण का लाभ भी बीजेपी को मिलता है कि स्थानीय स्तर पर तो चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन लोकसभा में तो ध्रुवीकरण का पूरा लाभ मिलता है कि उस समय यादव समाज भी हिंदू बन करके और बीजेपी के साथ प्रखर हिंदुत्ववाद का जो उनका नारा होता है उनके साथ उनका अलाइनमेंट हो जाता है। समझते हैं कि इसी का ध्यान रख करके इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ठीक है, 3 महिला मंत्री बनी हैं, लेशी सिंह हैं और श्रेयसी सिंह है और रमा निषाद है। महिलाओं का वोट खूब दबा के मिला है, सब कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं ने एक तरफा एकदम इलेक्शन को मोड़ दिया है। लेकिन जब मंत्री की बात हुई तो 26 में 3 मंत्री। क्या नेताओं की कमी है, प्रतिनिधित्व की कमी है? टिकट तो खूब इन्होंने बांटा था, लगभग 14-14 के आसपास जो भी है, या ऐसा महिलाओं को टिकट वोट दिया था और जीत के भी कुछ आई हैं। तो क्या, और ये जो 3 नाम हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है जो इनका चयन किया गया है? ये सवाल भी मुझसे ही है, आपसे ही मैं कर रहा हूं क्योंकि आप लेट से जुड़े हैं, फिर पंकज सर के पास मैं आऊंगा। अच्छा, नहीं, लेसी सिंह भी बहुत भरोसेमंद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, पूर्णिया के इलाका से आती हैं और धमदाहा में ही नहीं सीमांचल में उनका एक अपना प्रभाव है लेसी सिंह का, इसलिए लेसी सिंह तो है ही। और रमा निषाद के बारे में तो अभी बताया ना, ये अजय निषाद की पत्नी है और निषाद समाज को मैसेज देना है, पति पत्नी पुत्र, उसमें तो उनकी इच्छाएं चलती है ना। अजय निषाद चाहते होंगे कि नहीं रमा निषाद को मंत्री मंडल में जगह दी जाए, तो रमा निषाद को अजय निषाद की वजह से जगह मिली क्योंकि उनकी पत्नी है और भारी बहुमत से जीती है चुनाव। श्रेयसी सिंह के बारे में उम्मीद की जा रही थी कि युवा हैं और गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं, इस बार भी वो सीट अपने बचाने में सफल रही और एक वैसा चेहरा जो एक उस इलाके में जो जमुई बांका भागलपुर का इलाका है, अंग का इलाका है, उसमें प्रभाव डालने में ये काफी सफल रही है, तो इस वजह से श्रेयसी सिंह को भी मौका दिया गया है। तो ये जो 3 महिला 26 में 3 महिलाओं की बात करते हैं, इसमें भी ध्यान रखा गया कि किन महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, जिसमें लेसी सिंह जेडीयू कोटे से और रमा निषाद और श्रेयसी सिंह को बीजेपी कोटे से जगह दी गई। ठीक है, पंकज सर से सवाल, और ये आखिरी सवाल मेरा यही है, मैं इसी से जोड़ूंगा कि जब बात आती है कि बीजेपी में कुछ प्रोमिनेंट महिला लीडर्स रही हैं,
वो खेमा नया आता नहीं दिख रहा है। फिर चाहे सुषमा स्वराज की बात कर लें, फिर चाहे और भी 2-4 दिग्गज नेताओं की बात कर लें, किस तरीके से वो नेता रही हैं। तो क्या अब जो नया लीडरशिप ला रहा है बीजेपी, वो आगे तक कैसे इसको लेके जाएगा? देखिए डॉक्टर संजय चूंकि बिहार के नब्ज को और भी अच्छे तरीके से पकड़ते हैं, पर मैं जो बीजेपी का जो नया बीजेपी है उसको अगर आप देखेंगे तो विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है और व्यावहारिक तौर पर ये होना भी चाहिए। बीजेपी ने रेणु देवी के नाम पर एक दाव खेला था ना। अब देखिए रेणु देवी सरकार में भी शामिल नहीं है, वजह उनकी उम्र है या फिर जिस समाज से आती हैं उस समाज पर उन्होंने उस तरह का पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल नहीं की। तो एक उम्र, दूसरा उतना इफेक्टिवनेस नहीं, इसलिए बीजेपी को नए नेतृत्व की तलाश है। अब नए नेतृत्व में एक यंग चेहरा श्रेयसी सिंह के रूप में ढूंढ लिया, रमा निषाद जो निषाद समाज से आती हैं उनको ढूंढ लिया, तो एक अपर कास्ट से और एक निषाद समाज से। अब अपर कास्ट में भी एक महिला समाज महिला श्रेणी से आती हो जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो, बेहतर क्वालिफिकेशन भी हो, राजनीतिक परिवार से भी आती हो, तो इसलिए उनको प्रमोट किया गया है। और दूसरा रमा निषाद जो कि अजय निषाद की पत्नी है, उनको भाई बड़ी जगह दी गई है। तो अब अजय निषाद कांग्रेस में 2024 के लोकसभा चुनाव में आए थे और उसके बाद आप जान लीजिए कि 2025 में फिर से अजय निषाद कहां चले आते हैं, बीजेपी में। औराई सीट जो राम सूरत राय की सीट होती है वो किसको दे दी जाती है, रमा निषाद को। तो समझिए महिलाओं में भी एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है कि हम रमा निषाद के रूप में एक नई कोशिश करते हैं, नई पहल करते हैं। बीजेपी ने एक तरीके से जातीय संतुलन बनाने का भी प्रयास किया है, पर यह सच है कि अभी महिला लीडरशिप को और भी उभारने की जरूरत है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 26 में से 3 मंत्री और 26 में से 3 मंत्री तो मुझे लगता है कि बेहतर बता पाएंगे। 11% महिलाओं को जो है जगह मिली है, तो ये एक सोचने वाली बात जरूर है डॉक्टर संजय। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी जीत मिली हो तो अभी ये सवाल करेगा कौन। अभी भी महिलाओं को भारी संख्या में आना बाकी है। देखिए बहुत कुछ आगे आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए पंकज सर, डॉक्टर संजय सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल जो नया मंत्रिमंडल बना है इस पे बात हो गई है और पूरी तरीके से एक एक सीटों पे हमने बात किया, क्या कैसे है, क्या समीकरण, किन समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। आगे और हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसको बढ़ाया जाएगा और किन समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा और इसका क्या बीजेपी उद्देश्य है बीजेपी का और कैसे आगे संदेश देना चाहिए। इन सब पर हम बात करेंगे अगले शो में, जो भी शोज होंगे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।